नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। क्या भारत की राजनीति वापस भ्रष्टाचार की धुरी पर घूमेगी? यदि ऐसा हुआ तो फायदा किसे होगा, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में रिश्वत का मामला पिछली सरकार का है। उस नाते मोदी सरकार और भाजपा का कांग्रेस पर हल्ला बोल बहुत मतलब वाला है। भारत में सत्ता उथल पुथल का निर्णायक कारण हमेशा भ्रष्टाचार रहा है। जेपी आंदोलन हो या वीपी सिंह का उठाया बोफोर्स कांड या 2012 में अन्ना हजारे का आंदोलन, सभी की धुरी भ्रष्टाचार था। इससे अकल्पनीय सत्ता परिवर्तन हुआ, मतलब जो सत्ता में है उसके खिलाफ गुस्सा बना। इस दफा उल्टा है। सरकार में भाजपा है और वह अगस्ता दलाली पर कांग्रेस और सोनिया गांधी को घेर रही है। क्या इससे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का ग्राफ बढ़ेगा? भाजपा सोनिया गांधी से पूछ रही है कि वे बताएं कि किसने रिश्वत खाई। सीधे सोनिया गांधी को घेरा जा रहा है, वैसे ही जैसे वीपी सिंह ने राजीव गांधी को घेरा था। बोफोर्स और अगस्ता कांड में फर्क यह है कि इटली की अदालत ने रिश्वत देने वालों का अपराध माना है। बोफोर्स के मामले में न स्वीडन में कुछ हुआ था और न भारत में कुछ हुआ। अगस्ता रिश्वत मामले में इटली के हाई कोर्ट ने अपने देश की कंपनी के अफसरों को सजा दी है। बताया कि कितने करोड़ रुपए की रिश्वत बिचौलियों से गई। अब रिश्वत लेने वाले भारतीय नामों की जांच अपनी एजेंसियों को करनी है। भारत की जांच एजेंसियां कैसी है इसे दुनिया जानती है। मोटे तौर पर मामला राजनीतिक बना है और बना रहेगा। भाजपा इसे तुल देगी तो अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी ने इसके बहाने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है। वह भाजपा और कांग्रेस में नूरा कुश्ती बता रही है। यह बात भी घोटाले की पिछली राजनीति से एक फर्क जताती है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर को किसी नए चेहरे के साथ ही कांग्रेस को इंतखाबात लड़ाने होंगे। उन्हें राहुल या प्रियंका गांधी का चेहरा नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि राहुल गांधी 2019 में पार्टी के वजीर आजम के ओहदे के दावेदार हैं। उन्हें कांग्रेस इस वक्त उत्तर प्रदेश में वजीर आला का दावेदार बनाकर नहीं उतार सकती है। इसी तरह प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए तुरूप का पत्ता है, जिन्हें इस इंतखाबात में जाया नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी की टीम के एक करीबी रहनुमा का कहना है कि पार्टी उत्तर प्रदेश के इंतखाबात को जीने मरने का इंतखाब बनाना नहीं चाहती है। इसकी वजह यह है कि 1989 में लोकसभा और 1990 में असेंबली इंतखाब हारने के बाद गुज़िश्ता 26 साल में कांग्रेस बिना उत्तर प्रदेश के ही 15 साल मरकज के इख्तिदार में रही है। यानी बिना उत्तर प्रदेश के मरकज में हुकूमत बन सकती है। लेकिन अगर यूपी में राहुल और प्रियंका का पत्ता पिट गया तो मुल्क में कहीं जगह नहीं मिलेगी। दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि हाल में हुए इंतखाबी सर्वे में प्रियंका गांधी कम अज कम 3 रहनुमाओं से पीछे है। सर्वे करने वाली एजेंसी एज्यूम और पार्लियामेंटेरियन मैगजीन के मुताबिक मुकाबला बीएसपी और सपा के बीच है। 26% लोगों ने मायावती को वजीर आला का सबसे बेहतर दावेदार माना है, जबकि 22% अखिलेश यादव और 20% वरुण गांधी की हिमायत में है। इस सर्वे के मुताबिक प्रियंका को 12% हिमायत मिली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 12-13 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस के एक रहनुमा का कहना है कि प्रशांत किशोर अपना रिकॉर्ड ठीक रखने के लिए राहुल या प्रियंका को लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। पता नहीं हुकूमत ने किसी हिकमत अमली के तहत ये काम कराया है या दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर योगेश त्यागी ने एकेडमिक मशवरों की बिना पर किया है कि भगत सिंह को दहशतगर्द बताने वाली किताब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये किताब मरहूम बिपिन चंद्रा की है। उनके अलावा मृदुला और आदित्य मुखर्जी भी इस किताब के मुसन्निफ हैं। इन दोनों ने कांग्रेस पार्टी की तारीख भी लिखी है और इन्हें कांग्रेस का करीबी माना जाता है। किताब पर पाबंदी आयद करने के बाद रोमिला थापर, इरफान हबीब और डीएन झा समेत कई सीनियर मुसन्निफों ने इसके खिलाफ बयान जारी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तारीख की किताबों को जाफरान कलर में लपेटा जा रहा है। इससे पहले जब भी तारीख की किताब में कोई तब्दीली होती थी तो ऐसे इल्जामात आयद होते थे। बीजेपी की क़यादत वाली गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में सिख मजहबी पेशवाओं के बारे में लिखी गई इश्तियाल अंगेज बातों को हटाया गया था। तब सभी मुसन्निफों ने उस वक्त के वजीर इंसानी वसाइल मुरली मनोहर जोशी और NCERT के उस वक्त के डायरेक्टर JS राजपूत पर भगवाकरण का इल्जाम आयद किया था। इसी तरह जाटों के बारे में
लिखा गया स्टाइल अंगेज पैराग्राफ हटाने पर भी यही इल्जामात आयद होते रहे। लेकिन इस बार चूंकि मामला भगत सिंह का है, इसीलिए बायां महाज और कांग्रेसी तारीखदान दोनों अशोपेश में हैं। वो उलझ गए हैं। बिपिन चंद्रा की लिखी बात की हिमायत भी मुश्किल है और किताब पर पाबंदी की मुखालफत भी करनी है, इसलिए काफी एहतियात के साथ ये इश्यू उठाया जा रहा है। गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एमएन पटेल ने नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री मंजूर कर दी है और बताया है कि 1983 में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ए ग्रेड के साथ एमए पास किया था। हालांकि कांग्रेस को अब भी इस पर यकीन नहीं है और उसने अब वाइस चांसलर पर ही सवाल उठा दिए हैं, यानी ये तनाजा अभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया में डिग्री को लेकर कमाल का तनाजा छिड़ा है। कांग्रेस के पहले खानदान के सभी मेंबरान की डिग्री पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए हैं। मजेदार बात यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हामी स्वामी के वीडियो को वायरल करा रहे हैं। इसमें स्वामी का दावा है कि गांधी नेहरू खानदान में किसी मेंबर के पास रस्मी तालीम की मुकम्मल डिग्री नहीं है। उन्होंने सोनिया गांधी की कैम्ब्रिज की मुबैना डिग्री पर सवाल उठाया है। उनका दावा है कि उनके खुलासे के बाद अब सोनिया गांधी इंतखाबी हलफनामे में कैम्ब्रिज की डिग्री का जिक्र नहीं करती है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की डिग्री का तनाजा भी फिर से सोशल मीडिया में उभर आया है। तो मोदी की डिग्री का मामला उठाने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जितेंद्र तोमर समेत कई रहनुमाओं की डिग्री का मामला भी उठ गया है। कई लोगों ने लालू प्रसाद के दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी की डिग्री दिखाने का मुतालबा किया है, ताकि ये पता चले कि बड़ा भाई छोटा और छोटा भाई बड़ा कैसे हो गया। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के मुआहदे में रिश्वत के लेन देन के मसले पर अब तृणमूल कांग्रेस ने महाज खोला है। मगरबी बंगाल में एक साथ इंतखाब लड़ रहे कांग्रेस और बायां महाज इत्तेहाद को कटघरे में खड़ा करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने आज ईवान बाला में हेलीकॉप्टर खरीद का मसला उठाया और जोरदार हंगामा किया। तृणमूल के अराकीन पार्लियामेंट ने पूछा कि इस मुआहदे में मुबैना तौर पर रिश्वत मांगने वाले गांधी और एपी कौन हैं? वक्फे सिफर में ये मसला उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए हुए इस मुआहदे में किसने रिश्वत ली। उन्होंने कहा कि हुकूमत खामोश क्यों है, वजीर दिफा को बयान देना चाहिए कि किसने रिश्वत ली। रॉय ने इस मसले पर फौरी तौर पर बहस कराए जाने का मुतालबा किया, लेकिन वजीर पार्लियामानी उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बुध को इस मसले पर बहस होगी और उस बहस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर मुआहदे से जुड़ी सारी बातों को ऐवान के सामने रखेंगे। हंगामे की वजह से सुखेंदु शेखर रॉय को ऐवान से बाहर जाने के लिए कहा गया। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में रिश्वत लेन देन के मामले में तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई ने फिजाइया के साबिक चीफ एसपी त्यागी से पूछताछ की है। वो आज सुबह 10 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां अफसरान की एक टीम ने उनसे लंबी पूछताछ की। तकरीबन 2 साल पहले भी एसपी त्यागी से इस सिलसिले में पूछताछ हुई थी। गौरतलब है कि हिंदुस्तान के हाई कोर्ट की बराबरी की माने जाने वाली इटली की कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस मसले पर समाअत के बाद फैसले में कहा है कि मुआहदे के लिए रिश्वत दी गई थी। अदालत के हुक्म में कई बार त्यागी का नाम आया है। सीबीआई ने त्यागी और उसके रिश्तेदारों व यूरोपीय बिचौलियों समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। त्यागी पर इल्जाम है कि उनके फिजाइया के सरबराह रहते हेलीकॉप्टर की उड़ान की ऊंचाई त्यागी पर इल्जाम है कि उनके फिजाइया के सरबराह रहते हुए हेलीकॉप्टर की परवाज की ऊंचाई 6000 से कम करके 4500 मीटर की गई थी, जिसकी वजह से अगस्ता वेस्टलैंड बोली लगाने वालों में शामिल हो सका था। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री और उन्हें मिले नंबरों को मंजूर-ए-आम किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके 2 बर्थ सर्टिफिकेट होने का दावा किया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शक्ति सिंह गोहिल ने अहमदाबाद में बताया कि एमएन कॉलेज के रजिस्टर के मुताबिक मोदी की पैदाइश 29 अगस्त 1949 है। उन्होंने इस कॉलेज में 12वीं में दाखिला लिया था। मोदी ने अपने इंतखाबी हलफनामे में अपनी योम पैदाइश नहीं बताई है, बल्कि सिर्फ उम्र लिखी है, जबकि बाज़ाब्ता तौर पर उनका योम पैदाइश 17 सितम्बर 1950 माना जाता है। गोहिल ने 2 बर्थ सर्टिफिकेट होने की वजह पूछी है और ये भी कहा है कि मोदी के पासपोर्ट, पैन कार्ड और दीगर दस्तावेजों में योम पैदाइश क्या लिखी गई है, ये बताया जाना चाहिए। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और बीसीसीआई के सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर ने आज ऐवान में 3 गैर सरकारी बिल पेश किए। इसमें एक बिल नेशनल स्पोर्ट एथिक्स कमीशन का भी है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो मैच फिक्सिंग के मुजरिम ठहराए गए खिलाड़ियों को 10 साल तक की सजा होगी। इस बिल के मुताबिक एथिक्स कमीशन में जजों और जानी मानी खेल हस्तियों को शामिल किया जाएगा, जो खेल ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करके नए उसूल बनाएगा। अभी मैच फिक्सिंग में मुजरिम ठहराए जाने के बाद खिलाड़ी पर सिर्फ पाबंदी आयद होती है, लेकिन नए कानून के बाद 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा खिलाड़ी को फिक्सिंग के लिए जितने पैसे मिले होंगे उसका 5 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा।
दारुल हुकूमत दिल्ली और एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर पाबंदी आयद करने के अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ आज दारुल हुकूमत में डीजल टैक्सी ड्राइवरों और मालिकों ने मुजाहरा किया। जुनूबी और मगरबी दिल्ली के कई इलाकों में इनके मुजाहरे की वजह से जबरदस्त जाम लगा रहा। इनके मुजाहरे की वजह से नेशनल हाईवे 8 पूरी तरह से बंद हो गया, जिसका असर कई इलाकों में महसूस किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में आलूदगी कम करने के लिए अदालत उज़्मा ने 1 मई से डीजल टैक्सियों के दिल्ली व एनसीआर में चलने पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने इससे पहले डीजल टैक्सियों को सीएनजी में तब्दील करने के लिए 3 महीने से ज्यादा का वक्त दिया था। डीजल टैक्सियों पर पाबंदी से अवाम को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे की रिश्वत का मसला क्या 2019 के लोकसभा चुनाव तक खींचेगा? सत्ता में रहते हुए इस मुद्दे के हवाले भाजपा कितने समय तक कांग्रेस पर हमला बोले रख सकती है? क्या मोदी सरकार 3 साल में ऐसा कुछ कर सकेगी जिससे सचमुच वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ठोस जांच करा सके? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। हैरान करने वाली बात है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मुआहदे में रिश्वत की लेन देन का मामला बेमौसम उठा है। हिंदुस्तान में बदउनवानी के मामले आमतौर पर इंतखाबी सीजन में उठते हैं और यकीनी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों को इसका फायदा मिलता है। यूपीए हुकूमत के खिलाफ बदउनवानी की आंधी में उड़कर ही नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल व उनकी आम आदमी पार्टी वजूद में आई है। लेकिन अगस्ता बदउनवानी का मामला बेमौसम उठा है। हालांकि 5 सूबों में इंतखाबात हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस की मुखालफत में बीजेपी नहीं है। इलाकाई पार्टियां हैं जिनका इस बदउनवानी से कोई मतलब नहीं है और वो इसे इंतखाबी इश्यू बना भी नहीं रही है। तभी ये सवाल उठा है कि क्या ये मामला 3 साल बाद होने वाले आम इंतखाबात तक चलेगा? हुकूमत क्या तफ्तीश के बहाने इसे 3 साल तक खींच पाएगी या फिर फटाफट तफ्तीश करके मुलजमीन को जेल में डाला जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी बदउनवानी सिर्फ जराइम के इंसाफ के अमल के तहत नहीं सुलझाई जाती है। वो एक सियासी मसला होता है। उसके ऊपर फिर हिंदुस्तान की नौकरशाही है जो रिश्वत के मामलों को रिश्वत के सहारे सुलझाती या उलझाती है। मिसाल के तौर पर ताजा खुलासा ये है कि कोयला बदउनवानी में कई मामलों को रिश्वत लेकर बंद कर दिया गया और रिश्वत नहीं मिलने पर उन्हीं मामलों को फिर से खोल दिया गया। यह खुलासा सीबीआई के अफसरान ने ही किया है। यह हिंदुस्तान की तफ्तीशी एजेंसियों की हकीकत है। तभी चारा बदउनवानी मामला खुलने के 20 साल बाद भी अभी तक जेरी अदालत में चल रहा है। बोफोर्स बदउनवानी मामला खुलने के 32 साल बाद भी उसमें से कुछ नहीं निकला। 90 की दहाई में हुआ पहला मवासलात घोटाला भी अभी मुश्किल से हाई कोर्ट तक पहुँचा है। इसलिए 2 चीजों की उम्मीद बेईमानी है। पहली चीज है आजाद व शफाफ तफ्तीश की। हिंदुस्तान में किसी भी एजेंसी से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। और दूसरी चीज है सही वक्त पर तफ्तीश की। यहाँ फास्ट ट्रैक अदालतों में भी मामले 10-10 साल चलते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बदउनवानी मामला एक सियासी इश्यू बन चुका है। इसके बावजूद कि इटली की अदालत ने रिश्वत देने का मामला सही साबित कर दिया है और रिश्वत देने वालों को सजा सुना दी है। अभी हिंदुस्तान को रिश्वत लेने वालों की पहचान करनी है और उन्हें सजा दिलानी है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। जो कांग्रेस पार्टी आज चैलेंज दे रही है कि हुकूमत कार्रवाई करे, वो कार्रवाई होते ही सियासी बदले का इल्जाम आयद करने लगती है। हुकूमत के सामने भी पहले की कई मिसालें हैं। सोनिया गांधी पर कार्रवाई होते ही उनके तई हमदर्दी पैदा हो सकती है, जैसा उनकी सास इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। इसलिए हुकूमत के लिए ये मामला पेचीदा हो गया है। इस बदउनवानी का तकनीकी पहलू ये है कि इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत के दौर में हुई थी। उस वक्त भी तय शर्तों में कुछ तब्दीली की गई थी और फिर दोबारा 2008 में कुछ तब्दीलियां की गई। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की हुकूमतों ने कुछ तब्दीलियां की है, जिसका फायदा हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिन मैकेनिका को हुआ है। इस मामले में तफ्तीशी एजेंसियों को रिश्वत के पैसों की आवाजाही के रूट की इत्तला मिली है। इस बुनियाद पर उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जिन्होंने पैसे लिए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अगस्ता मामले की राजनीति पर चर्चा करेंगे। मनमोहन सरकार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जैसे तंग किया, बात बेबात जैसे दागी बनाने की कोशिश की, उस नाते नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब यदि सोनिया गांधी, अहमद पटेल और कांग्रेस के खिलाफ अगस्ता जांच को सख्ती से कराए तो उससे राजनीति क्या बनेगी? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के मामले में भाजपा और कांग्रेस में जैसी ठनी है, जो राजनीति पक रही है, ये मामला कितना लंबा जाएगा? इसका हश्र अंतिम परिणाम किस तरह का होता हुआ लगता है? देखिए, मैं ये जो इशू है, इस इशू के ऊपर लगातार मतलब 3-4 दिन से
सीबीआई ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस सबसे बात कर रहा हूं, इशू बहुत गंभीर है, इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट दिन जब सरकार गिर रहे हैं उस दिन सीबीआई के पास इस इशू को भेजना, और राज्यसभा में भी गुलाम नबी आजाद साहब ने जो बोले थे कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ब्लैक लिस्ट कर दिए थे, देखिए उसमें भी प्रिविलेज हो गया है, मतलब प्रिविलेज मोशन स्वामी जी ने मूव किए हैं, क्योंकि ये तो पेपर से ही पता चल रहा है कि कांग्रेस जो बोल रहे हैं वो एंटोनी जी बोले या गुलाम नबी आजाद जो बोले वो इंडिविजुअल इज नॉट द इशू, लेकिन कोई ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ था और उसमें कोई ऐसे एक्शन लिया है, ऐसे कोई सबूत नहीं है। अभी मैं जो उसको मतलब जो बातचीत करके मुझे जो पता चला कि इशू में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जैसे जो नाम मेंशनिंग है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, हम लोग तो वो पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस अभी तक देखा ही नहीं, और वो जो पेपर सरकार के पास है उससे ये साबित होता है कि इसमें कट मनी जिसको कहा जाता है वो 2% है या 4% है, ये इमेटेरियल है। भ्रष्टाचार के इशू में 2% कम है, 4% बढ़ा है, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो सब इश्यूज है ना, और जिस दिन मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, नेक्स्ट डे मिडिलमैन भाग रहे हैं और वो मिडिलमैन कहाँ गए हैं, वो सरकार उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, तो मुझे लगता है बीजेपी सरकार ने ही पहली बार ये जो सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ऑफिशियली भेजना, ये इससे ब्लैक एंड व्हाइट ये एकदम साबित हो गया है। लेकिन एक चीज मैं बोल के खत्म करना चाहता हूँ कि ये जो चार्जशीट तक ले जाना, इसका एक प्रक्रिया है, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते नहीं, लेकिन आप इसको मान रहे हैं कि ये चार्जशीट तक मामला जाएगा, सीरियसली इस पे लोगों के खिलाफ चार्जशीट होगी, यहाँ तक आपको भरोसा है? ऐसा होता हुआ लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस नाते ये बोफोर्स के मुकाबले में ज्यादा एक तरह से करप्शन का सचमुच में इशू बनाने वाला होगा, या ये राजनीतिक तौर पर ज्यादा होगा? देखिए, हमारे देश में एक सिनिकल व्यू है कि बोफोर्स से लेके हर इशू में अल्टीमेटली भ्रष्टाचार का कोई मतलब साझा नहीं होता है, राजनेता को कभी साझा परमानेंट नहीं होता है, ये सब एक आम जनता के मन में भी एक सिनिकल व्यू है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं अभी तक जो पेपर जो देखा है उसमें मुझे लगता है कि राजनैतिक मुद्दा भी आप ये तो क्लियर है, जैसे अध्यक्ष जी मतलब अमित शाह जी ने जैसे बयान दिया है इस इशू में, और जैसे पूरी पार्टी में एक कोहेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा, दो इशू है, एक है राजनीतिक मुद्दा और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जैसे गांधी फैमिली के बारे में एक सेक्शन में रिस्पेक्ट है, लॉयल्टी है कांग्रेस पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी को जोड़ते हैं, सीमेंटिंग फैक्टर। दूसरी तरफ एंटी गांधी फैमिली एक बहुत बड़ा क्लाइंटेल, एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो भाजपा का कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं वो है, लेकिन वो अभी आपके हिसाब से उसमें इतना दमखम या उसके पास ऐसे तथ्य है कि वो हावी हो जाए, ये लगता है आपको? अगर वो, क्योंकि देखिए वो सत्ता में है, सत्ता के कारण उसके फायदे तो नुकसान दोनों बातें। अभी तक जितने करप्शन के मुद्दे हुए हैं उसमें सरकारों के खिलाफ करप्शन खड़ा हुआ, यहाँ सत्ता विपक्ष के खिलाफ खड़ा कर रही है, ये बहुत अजीब स्थिति बनेगी। नहीं, मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हैं वो एक एस्पेक्ट होता है कि कीचड़ उछलना, मतलब कोई नहीं, राजनीति में भ्रष्टाचार धुरी बन के पूरी उसमें विपक्ष को ढह जाए, ये पहली बार होगा अगर ऐसा होता है। ये जो इशू है, ये इशू अभी कुछ पत्ता खोला ही नहीं, ये इशू और आगे बढ़ेगा, और ये इसके साथ कोई असेंबली इलेक्शन और नो असेंबली इलेक्शन, ये तो 2019 तक जाएगा आपके, ये 2019 तक जाएगा ही जाएगा। नहीं तो जाएगा तो उसमें एक और आप वो देखिए, एक और खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी ने जो स्टैंड लिया है वो भी इसके अंदर बहुत ज्यादा मुखरता है, वो कांग्रेस और भाजपा की नुरा कुश्ती बता रहे हैं इसे। देखिए, वो अपने तरह से खेल खेलेंगे। बहुत बड़ी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है केजरीवाल को जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, केजरीवाल को जो लोग कहते हैं कि वो राजनीति जानते नहीं है, वो तो महामूर्ख है। मतलब केजरीवाल, बीजेपी को ही सोचना चाहिए कि उसके पार्टी के अंदर अभी तक बीजेपी में कोऑर्डिनेशन है इस इशू में, और मैं खुद देख रहा हूं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, जहां लोग सोचे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी एक सोलो प्लेयर है और वहां प्रॉब्लम होगा, अभी तक कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, और भाजपा एक कंसोलिडेटेड मूव ले रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी पंजाब इलेक्शन के पहले इस इशू को जैसे मतलब इसको ले कर रहे हैं, वो अपने 10 तरह से बयान दे रहे हैं। मुझे केजरीवाल जी का बयान देख के लग रहा है
की डिजाइन है, एक रोड मैप है, और केजरीवाल जी चाहेंगे कि भाजपा से ज्यादा इस इशू में एंटी कांग्रेसिज्म केजरीवाल दिखाएंगे, और वो भ्रष्टाचार के मुद्दों के नंबर 1 ले आए केजरीवाल। भ्रष्टाचार का जो मतलब नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार विरोधी मंच का। हाँ, तो अगस्ता वाला मामला तीनों पार्टियों और मतलब पूरी सत्ता पक्ष और विपक्ष, इसमें बहुत अलग अलग तरह की रिएक्शन करके अलग अलग तरह की राजनीति पैदा करेगा। उसमें कंपटीशन होगा। हाँ, कंपटीशन होगा, उसमें कंपटीशन होगा। जैसे आज पश्चिम बंगाल की ममता के खिलाफ बीजेपी और सीपीएम का भी कंपटीशन है, एक ही मुद्दा है। हाँ। यहाँ भी भ्रष्टाचार के मुद्दा में मुझे लगता है बाकी जो पार्टीज है, देखिए जो सेकुलर पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर जिसको हम लोग कहते हैं, जो एंटी मोदी प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं, वहां भ्रष्टाचार का मुद्दा आगे बढ़े या कुछ उसमें डॉक्यूमेंट और मिले, कोर्ट का कुछ मिले, तो उसमें उनका भी समर्थन करना, कांग्रेस के साथ रहना। कम्युनिस्ट कैसे करेंगे समर्थन? आज कर रहे हैं। ये इशू अगर बढ़े तो क्या कम्युनिस्ट भ्रष्टाचार का समर्थक बनेंगे? पूरी राजनीति एक तरफ बहुत ही छिन्न भिन्न और बहुत ही खिचड़ी, बहुत ही अजीब स्थिति वाली बनेगी। लग रहा है इसमें कांग्रेस का आइसोलेशन बढ़ेगा। जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।